नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय पार्ट 2 के लिए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हमारे संस्थान लॉकडाउन स्टडी में ऑफलाइन क्लासेस सीजीएसआई मेंस के लिए, सीजीएसआई मेंस के लिए ऑफलाइन जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है 15 मार्च से। कब से स्टार्ट होने वाली है? 15 मार्च से। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए क्लास करना चाहते हैं, भिलाई दुर्ग में रहते हैं, वो इस दिए गए नंबर पर प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 15 तारीख से क्लास अटेंड करेंगे। टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग का। मॉर्निंग में 8 से लेकर के 11 के मध्य में ये क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? आपके ऑप्शन है डल झील, लोनार झील, वुलर झील या गड़सर झील। देखिए, झीलों से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, सॉरी, महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना जिला है वहां पर है, बुल्ढाना जिला में। और ये जो झील है ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी उद्गार से। और ऐसा कहा जाता है ज्वालामुखी जो था उसका ऊपर का मुंह बंद हो गया है, तो वहां पर पानी भर जाने के कारण इस प्रकार से कुछ ज्वालामुखी है, और उस प्रकार ऊपर पानी भर जाने के कारण ये जो पानी है यही का है लोनार झील बन गया है। अभी कोरोना काल में ये इसका जो पानी है वो पिंक कलर का हो गया था और ये काफी चर्चा में रहा था। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख झीलें हैं भारत की जिन्हें आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग को याद रखना है हुसैन सागर झील, ये तेलंगाना में है। ठीक है। एक कोरेलू झील है, कोलेरू, इसको आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। और एक ये वाली थी चिल्का झील, बहुत ज्यादा फेमस है, उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। उमियम झील जो है वो केरल मेघालय में है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट झील है पुलिकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। पुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है, ये कश्मीर में है। लुनार झील जैसे कि मैंने बताया कश्मीर में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। केरल की दो झील आप लोग बहुत याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक अष्टमुदी झील है और एक वेम्बनाड झील है, ये दोनों ही केरल में है। ठीक है। पिछोला झील राजस्थान में है और राजसमंद झील भी याद रखेंगे, ये भी राजस्थान में है। और भी बहुत सारी अन्य झीलें हैं, आप सभी को देख लेंगे। चलिए हम अगले अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? केवल भारत ऑप्शन नंबर ए है, भारत और म्यांमार ऑप्शन नंबर 2 है, भारत और भूटान ऑप्शन नंबर 3 है, या भारत और चीन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। ये है आज का हमारा दूसरा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वह भारत और म्यांमार दोनों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। यहाँ पर मैप के माध्यम से देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग जो देख पा रहे हैं भारत का मैप है, और भारत के पूर्व में है बांग्लादेश स्थित है। जो बीच में सफेद कलर का देश दिख रहा है आपको, ये है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। ठीक है। अब देखेंगे जो भारत की बांग्लादेश की जो सीमा है, भारत बांग्लादेश की पश्चिम में भारत है, और ऊपर में किसी भी अन्य देश से साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मिजोरम के नीचे में ये जो सीमा है, यहाँ पर ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है बांग्लादेश, इसलिए भारत के साथ भी इसकी सीमा लगती है और म्यांमार के साथ भी इसकी सीमा लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था और ये सही ऑप्शन होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। और साथ में है मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल। कौन कौन से देश यहाँ पे देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल एक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगता है असम, पीले कलर का है। यहाँ बीच में मेघालय 3 हो गया। यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक है। और यहाँ पर मिजोरम है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए के नंबर है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इन सभी से। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इन सभी से। कर्क रेखा इन सभी से गुजरती है। पिछली ही वीडियो में हम लोगों ने कर्क रेखा के बारे में देखा था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, अगर मैं कर्क रेखा इसमें ड्रॉ करता हूँ तो कर्क रेखा लगभग यहाँ गुजरात से गुजरती है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान 2 हो गया, मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजर जाती है। 3 राज्य हो गए, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, कुल 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसको कर्क रेखा कहते हैं।
अगर मैं आईएसटी लाइन की बात करूं, जिसको हम लोगों ने कल देखा था, तो वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर देख पाएंगे भारत, प्रयागराज जो इलाहाबाद के नैनी है यहाँ पर से, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे में आंध्र प्रदेश। ये है आईएसटी लाइन है, जिसको 82.5 अंश हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं, जो भारत के समय का निर्धारण करती है। अगर इसके कटान बिंदु की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो कोरिया और सूरजपुर जो जिला है उसके मध्य से लगभग इसका कटान बिंदु मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। अभी आपने मैप देखा है, हो सकता है आपको इसका सही उत्तर पता हो। राइट आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने काली लाइन ड्रॉ करी है, इसके उत्तर के सभी राज्य आपके ऑप्शंस में हो सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा के सभी उत्तर में स्थित ये राज्य है, ठीक है। तो इसमें जो मणिपुर है, जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और ये इसके उत्तर में स्थित है, ध्यान देंगे। इसके अलावा ऑप्शन में आपको मेघालय दे सकता था, असम भी है उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश भी है उत्तर में, बिहार भी उत्तर में है, यूपी भी उत्तर में है, ठीक है। राजस्थान से तो गुजरती है, लेकिन हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। कोई भी ऑप्शन को दे सकता है। इसी प्रकार नीचे के स्टेट भी आप लोग याद कर लेंगे, जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। जनरली जो प्रश्न आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ही आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, एक जगह का नाम है ये, तिरप में सूर्योदय सुबह 5 बजे, 5 बजे प्रातः होता है आईएसटी पर, तो गुजरात के कांडला में, जो कि गुजरात का एक बंदरगाह है, सूर्योदय किस समय पर होगा? अगर सुबह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जा रहा है, तो गुजरात में कब सूर्योदय होगा? लगभग 5:30 बजे, लगभग 6 बजे, लगभग 7 बजे, या लगभग 7:30 बजे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा लगभग 2 घंटे के बाद, लगभग 7:30 बजे प्रातः। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। फिर से हम भारत के नक्शे पे चलेंगे। भारत का जो देशांतरी विस्तार है, वो लगभग यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा पूर्वी बिंदु है वालांगू के पास टच करता है। इसकी जो सीमा है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर। और जो हमारी पश्चिमी जो लाइन है वो भी पूर्वी देशांतर में ही है, और वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो अगर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को देखेंगे, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आपको मिलेगा, 29 डिग्री या लगभग 30 डिग्री। 1 डिग्री के बीच में आपको 1 घंटे का अंतर मिल जाता है, 1 घंटे का। यहाँ पे 2 डिग्री का अंतर है, सॉरी 15 डिग्री के मध्य में, 15 डिग्री का अगर अंतर रहता है देशांतर रेखाओं में, तो 1 घंटे का अंतर होता है। और यहाँ पे 30 डिग्री का अंतर है, तो आपको समय में 2 घंटे का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में एक और टाइम जोन की बात चल रही है। 30 डिग्री का अंतर होने के कारण समय में लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, अभी मैंने आप लोग को बताया है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात भी ऑप्शन में है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात भी है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान भी है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान भी है। तो भारत का जो बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में नहीं है, ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है, लेकिन पश्चिमी गुजरात में ये स्थित है। कैसे बात करेंगे पश्चिमी गुजरात? यहाँ पर ये है आपका पूर्वी गुजरात, ठीक है, ये है आपका पूर्वी गुजरात, और ये है आपका पश्चिमी गुजरात। 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर जरूर है, लेकिन ये पश्चिमी गुजरात पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या, अगर यहाँ पर आपको पूर्वी देशांतर देता तो ये सही ऑप्शन हो जाता। पूर्वी गुजरात लिखा हुआ है, ये पश्चिमी गुजरात में है, और 68 डिग्री 7 मिनट इसको कहते हैं हम लोग पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। ऑप्शन ए है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। आपको बताना है भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए डिटेल में देखते हैं, मैप में समझते हैं। ये है भारत का मैप, और अगर आप भूटान देख पा रहे होंगे तो ये भूटान है, ठीक है।
इसकी राजधानी थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू, आप लोग याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं पहले राज्य की बात करता हूँ जिसकी सीमाएं हमारे भूटान के साथ लगती हैं। भूटान हमारा देश है, पड़ोसी देश है। अब भूटान की जो सीमा की रक्षा है भारतीय सेना करती है। तो ये देख पा रहे हैं वो सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है, भूटान से सीमा साझा करता है, यहीं पर नाथुला दर्रा है सिक्किम में। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता। इसकी पूंछ की बात करेंगे तो पूंछ जाकर के भूटान को टच करता है। उसके बाद असम, ये जो पीला कलर का है, इसकी राजधानी दिसपुर, ये भी टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, ये भी भूटान को टच करता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में है मेघालय, जो कि मेघालय है वो असम के नीचे है, ये वाला एरिया है जो भूटान को टच नहीं कर पाता है। इसलिए यह इसका सही आंसर होगा। और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ पर आप लोग मैप के माध्यम से बहुत सारे आपको राज्य भी याद हो रहे होंगे, उनकी स्थिति याद हो रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? प्रश्न कहा गया है नहीं बनाता है। ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मेघालय और डी ऑप्शन है मिजोरम। तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नागालैंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप, ये थोड़ा सा अलग मैप है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है हमारा, ये बांग्लादेश है। और ये जो हमारा राज्य है इसका नाम है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश से। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से लगभग यहाँ तक लगती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सीमा लगती है वो असम राज्य की लगती है। उसके बाद ये जो राज्य है मेघालय की सीमा शिलोंग के साथ, शिलोंग राजधानी, मेघालय की सीमा भी लगती है। फिर से असम की सीमा लगती है। त्रिपुरा जो है ये तीन तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है एकमात्र जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो बांग्लादेश की सीमा है वो यहाँ तक लगती है, म्यांमार तक। ये कौन सा राज्य है? ये है म्यांमार, ये म्यांमार देश है। तो ये है जो मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है, उसकी सीमा भी साझा करती है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, जिसकी राजधानी इम्फॉल है। नागालैंड की सीमा भी नहीं लगती, जिसकी राजधानी कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी बांग्लादेश से नहीं लगती है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। आप लोग को मैप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ये, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का और परवर्ती सीमा का। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, ये प्रश्न यूपीएससी या फिर मैं कहूँ आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? किसी विदेशी के द्वारा अगर आपके अगर आपके क्षेत्र में कब्जा कर लिया जाता है या उसको उपनिवेश बना लिया जाता है, और आपके ऊपर एक सीमा आपसे बिना पूछे लगा दी जाती है, उसी की हम अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जिसमें आपकी सांस्कृतिक दृष्टि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि आप सांस्कृतिक रूप से अलग हो रहे हैं या साथ में हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने या उपनिवेशी शक्ति के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो मौजूदा सांस्कृतिक प्रतिमानों की उपेक्षा करते हैं, मतलब उनको ध्यान नहीं देते हैं। अध्यारोपित सीमा इसी प्रकार की सीमा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन कह रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान पर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो भी दक्षिणी अंडमान पर है। तीसरा ऑप्शन है, बैरन द्वीप जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लक्षद्वीप पर स्थित है। और कूट का मिलान करना है। इस प्रकार के प्रश्न पीएससी में एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती मेंस में भी इस प्रकार के सवाल पूछ जाने की पूरी संभावना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान पर है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो दक्षिणी अंडमान पर नहीं है, ये ग्रेट निकोबार, ये बड़ा निकोबार पर है। ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट में। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ, दूसरे सेंटेंस की बात करता हूँ, ये बिल्कुल सही है। जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। और एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये लक्षद्वीप पर स्थित नहीं है, ये स्थित है अंडमान पर, या उत्तरी अंडमान कह सकते हैं, अंडमान पर। तो ओवरऑल सेंटेंस से गलत हो जाता है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ही है भारत का। मैप के माध्यम से समझते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, ये जो ग्रेट निकोबार है, यह है आपका
का दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट। अगर पोर्ट ब्लेयर की बात करें, हम राजधानी है अंडमान निकोबार की, जो कि लोअर अंडमान, इसी को हम दक्षिण अंडमान कहते हैं। ये यहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। बैरन द्वीप जो है मिडिल अंडमान के पूर्व में, यहाँ पर बैरन द्वीप स्थित होगा। ये लक्षद्वीप सागर पर नहीं है, ये बैरन द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये केवल दो। ये है सही उत्तर इसका, केवल दो। दिस इज द राइट आंसर। तो होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ज्योग्राफी के अगले पार्ट की। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक तो धन्यवाद। जय हिंद।